नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत। जैसा कि आप देखते हैं कि आप जो दर्शक सवाल भेजते हैं उन सवालों के जवाब हमारे किसी सीनियर डॉक्टर देते हैं। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे बच्चों से जुड़े जो सवाल आप हमारे दर्शकों ने भेजे हैं उससे संबंधित डॉक्टर हैं हमारे डॉक्टर विष्णु पंसारी जी। सर, आप स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। डॉक्टर विष्णु पंसारी जी का थोड़ा परिचय दे दें। आप सीनियर शिशु रोगी विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में जयपुर के स्वामी मान सिंह मेडिकल कॉलेज से संबंधित JK हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपको करीब 15 वर्षों का अनुभव है और पूर्व में बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो सर, बढ़ते हैं सवालों की तरफ। जो पहला सवाल है, एक दर्शक ने भेजा है। उनका कहना है कि मेरे बेटी की उम्र 13 साल है, उसे पिछले 3 वर्ष से एक्जिमा है। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। जब मैंने डॉक्टर से परामर्श लिया था तो उन्होंने बच्चे को कहा था कि बेंगलोर से दूर ले जाइए, ठीक हो जाएगा। इस कारण उसको उन लोगों ने बताया कि इसके वातावरण में जो समस्या है उसकी वजह से बच्चे को परेशानी हो रही है। फिर इन लोगों ने डॉक्टरी सलाह पे अपने बेटे को भोपाल भेज दिया, जहाँ उसकी सेहत ठीक है। अब वो दोबारा बेंगलुरु लाना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कहीं ऐसी समस्या तो उसकी बढ़ तो नहीं जाएगी। सर, ये जिस तरह से पेशेंट के बारे में बता रहे हैं, उनकी हिस्ट्री बता रहे हैं, तो जैसे पेशेंट की उम्र है 13 साल और पिछले 3 साल से उनको समस्या है जी। तो जिस तरह से उन्होंने एक्जिमा के बारे में बताया है, तो हमारे वैज्ञानिक भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में इसको एटोपिक डर्मेटाइटिस ज़्यादा कहते हैं जी। तो जिस तरह से इनको कह रहे हैं कि साल भर से वातावरण से रिलेटेड समस्या है, तो ऐसा लगता है कि जैसे या तो पोल्यूशन या एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक है ना, और एक जैसे पोलन से एलर्जी की संभावना इन बच्चों में ज़्यादा रहती है। तो मेरे ख्याल से बेंगलोर से भोपाल भेजने का निर्णय तो ये तो काफ़ी हद तक उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माता पिता से आप दूर भी कर रहे हैं बच्चे को। इसके लिए एलर्जी की समस्या उनको ज़्यादा लगती है, तो पहले तो एक पोल्यूशन से बच्चे को दूर रखें। दूसरा, उसकी स्किन अगर ड्राई रहती है तो मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं अपन। और आजकल क्या है कि एलर्जी स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल हैं बड़े शहरों में, तो वो स्किन प्रिक टेस्ट आजकल एक नई मॉडलिटी जो गोल्ड स्टैंडर्ड भी मानी गई है, उससे अपने को काफ़ी हद तक जो मेजर एलर्जन है उनसे काफ़ी हद तक पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है, तो उससे बचाव करके काफ़ी हद तक अपन उसको रोका जा सकता है जी। अच्छा डॉक्टर विष्णु, आप जानते हैं कि मतलब आपके पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी काफ़ी समस्या एलर्जी की समस्याएं रहती हैं, तो बच्चों में किस तरह की एलर्जी ज़्यादा देखने को मिलती है? बच्चों में सर ज़्यादातर एलर्जी तो जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, बच्चे को सुबह सुबह बहुत तेज छींक आना, लगातार नाक के अंदर खुजली चलते रहना। अक्सर आप देखेंगे तो बच्चे ज़्यादातर इस तरह की हरकतें करते हैं जी, है ना। इससे क्या होता है कि एक तो इचिंग में उसको रिलीफ मिलता है, दूसरा जो नाक बंद हो जाता है तो उससे भी उसको आराम मिलता है। तो बार बार जो इसको हम लोग बोलते हैं एलर्जिक सैल्यूट जी, है ना। ऐसे बच्चों में और बार बार छींके आना। अच्छा, मौसम परिवर्तन के साथ या जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ या बच्चा किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसकी सांस तेज तेज चलने लग जाती है, जिसको अपन मेडिकल लैंग्वेज में ब्रोंकियल एस्मा भी कहते हैं। तो इसके लिए जो है उचित जो इलाज परामर्श जो अपने शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पे अपने नज़दीकी सेंटर पे जो अवेलेबल है, कुछ लोग इसमें इनहेलर भी प्रेफर आजकल ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। और जो सामान्य जाँचें हैं, जाँच की भी वैसे मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं, तो मरीज की जो हिस्ट्री है, मरीज किस तरह से हमें लक्षण बताता है, उस आधार पर उसका इलाज करना ज़्यादा अच्छा उचित प्रतीत होता है जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने बताया कि बच्चों में एलर्जी के क्या कारण हो सकते हैं और कैसे बचाव किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो एक दर्शक उनका कहना है बच्चों के दिल में जो छेद की जो समस्या होती है, क्या यह जन्मजात होती है या जन्म के बाद से इसमें समस्या शुरू हो सकती है? सर, बच्चे के दिल में जो छेद है वो है तो जन्मजात समस्या, इसे कहते भी जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, ठीक है ना। अब ये लक्षण कब आएंगे ये डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है। जैसे 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया हो गए, 2 वेंट्रिकल हो गए, ठीक है। तो 2 एट्रियम के बीच में जो छेद हो गया उसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जी। और जो ज़्यादा कॉमन है जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उसमें भी डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका साइज क्या है, और उस साइज का बच्चे के फेफड़ों पे कितना असर है और उसके शरीर पे कितना असर है। तो इसके लिए एक जांच होती है। पहले तो अपन लोग रूटीन में एक्सरे करवाते हैं, एक हार्ट की जांच होती है, इसको इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, जो अपने सभी सरकारी अस्पतालों में, हमारे मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध है। तो उस इकोकार्डियोग्राफी की जांच से हमें ये पता लग जाता है कि उसका साइज कितना है, उसकी लोकेशन क्या है, और साथ में कोई एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम भी उसके साथ जुड़ी हुई है क्या। तो उन्हीं सब बातों को और साथ में क्लिनिकल कंडीशन, बच्चा के लक्षण कितने आ रहे हैं, उसको बेस को रखते हुए इसका इलाज चालू किया जाता है जी। अच्छा डॉक्टर विष्णु, ये बताइए कि जैसे कि बच्चे में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की समस्या है,
तो इस कंडीशन में हम जैसे कोई सामान्य आदमी है जिनके घर में इस तरह की समस्या है, वो कैसे पहचाने कि बच्चे में कंजेनाइटल हार्ट की समस्या है? जो कॉमन प्रॉब्लम है सर, जिसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, ये इसका साइज अगर बड़ा हुआ है तो ये जो लक्षण आएंगे जनरली 1.5-2 महीने के बाद आते हैं। मतलब जन्म अगर अगर आप जन्म लेंगे तो ज़्यादातर समय कोई समस्या आपको लगेगा ही नहीं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी और उसके जो शरीर के जो चेंजेज आना शुरू होते हैं, बच्चे के हार्ट में भी क्या होता है, शुरू के 1.5-2 महीने में ज़्यादा चेंजेज आते हैं। जैसे जन्म लिया उसके बाद पहले तो वो माँ के पेट में रहता है, उसके बाद जन्म लेने के बाद उसको खुद का ही काम सारा करना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस पे डिपेंड करता है कि उसके लक्षण कब आएंगे। ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है जो VHD खासकर जो प्रॉब्लम है उसमें 1.5 से 2 महीने के बाद बच्चों में इस तरह के लक्षण आना शुरू होते हैं। तेज तेज सांस चलना, बार बार बच्चे को फेफड़ों का संक्रमण यानी निमोनिया होना, फीडिंग डिफिकल्टीज, है ना, बच्चा दूध पिएगा, थोड़ी देर दूध पिएगा, फिर थोड़ी देर शांत हो जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे पहले उसने थोड़ा परिश्रम किया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर रहा है। ऐसी माँ क्लासिकल हिस्ट्री देती है। दूध पीते समय बच्चे के जैसे फोरहेड अपन देखेंगे पसीने आ जाएंगे, उसके सर पे पसीने, ऐसा लगेगा जब बच्चे माँ कहेगी कि साहब दूध पीते समय इसको जोर लगाना पड़ता है। तो ये क्लासिकल जो लक्षण है, और बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, क्यों, उसकी सारी जो ऊर्जा है वो तो उसी को बैलेंस करने में निकल जाती है, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो जनरली बच्चे की ग्रोथ नहीं होना, फीडिंग डिफिकल्टीज, तेज सांस चलना, निमोनिया की लक्षण, इस तरह की सिम्टम करके बच्चा अपने पास हॉस्पिटल में आता है। फिर अपन उसके आगे की जो जांचें हैं जैसे एक्सरे है, इकोकार्डियोग्राफी है, अपन इस तरह से प्लान करते हैं। जी, बहुत अच्छे से आपने समझा है कि जो जन्मजात बीमारियां होती हैं बच्चों में, खासकर हार्ट की, और ऐसे मरीज काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि उसमें उन्हें समझ में नहीं आता है कि किस तरह की समस्या है। कई बार वो समझते हैं कि बच्चा जानबूझ के आलस कर रहा है, या फिर वो बता रहा है, झूठ बोल रहा है कि भाई हमें थकान हो रही है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं नहीं ये बच्चा बदमाशी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी के बच्चे में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से राय लीजिए, उसके बाद से ही किसी निर्णय पे जाइए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक हैं, इनका कहना है कि मेरे बेटे की उम्र 8 वर्ष है, सर्दी के दिनों में उसे जुकाम की समस्या रहती है और सर्दी के कारण नाक भी बंद हो जाती है। अगर उसे रात में 2 बार उठा के बाथरूम न भेजा जाए तो वो बिस्तर गीला कर देता है। उम्र के अनुसार उसके शरीर का विकास भी ठीक से नहीं हो रहा है। तो जिस तरह की बच्चे में समस्या बताई है कि एक तो उसका रात के समय नाक बंद हो जाता है, और ख़ासकर सर्दियों के समय, और उसको सांस लेने में नींद खुल जाती है, या बच्चे को ज़्यादा खर्राटे आते हैं, या मुंह खोल के सोता है, तो इसमें एलर्जी की संभावना उसमें ज़्यादा प्रतीत होती है जी। और अगर उसके जैसे टॉन्सिल के ऊपर एडिनोइड होते हैं तो उसके लिए अपन एक एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू लेटरल नेक, एक्सरे नेक समझ सकते हैं अपन, वो करवाते हैं, और उसमें अपन एडिनोइड्स का साइज भी देखते हैं। अगर वो साइज अप्रोप्रिएट होता है तो अपन पहले तो मेडिकेशन ही ट्रायल करते हैं। ज़्यादातर बच्चों में क्या है, 7-8 साल की उम्र तक ये एडिनोइड्स अपने आप ही धीरे धीरे चले जाते हैं जी। दूसरा उन्होंने बताया कि उसको रात के समय बच्चा पेशाब कर देता है, तो इसको मेडिकल भाषा में इसको नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं जी। तो इसमें सिर्फ 3-4 सावधानी शुरू में रखने की सलाह दी जाती है। एक तो जब बच्चा सोता है उसके 2 घंटे के पहले आप उसका लिक्विड रेस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब दूध है, अपने क्या ट्रेंड है रात को दूध पिला के सुलाने का, तो उसके 2 घंटे पहले आप उसको लिक्विड जैसे पानी है, दूध है, उससे पहले जो देना है आप उसको दे लें। रात को बच्चा जब भी सोए उसको पेशाब अच्छी तरह से करा के सुलाएं। 2 से 2.5 घंटे के बाद उसको अच्छी तरह जगाएं। जगाने के बाद उसे पेशाब कराने के लिए ले जाएं, और जब पूरा पेशाब वो कर ले तब उसको ले आएं। आप सपोज करो बच्चा ये सब करने के बावजूद भी कर लेता है, तो आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है आप उसे डांटे ना। अपने क्या है कि अब जैसे 8 साल का बच्चा है, यूरिन पास कर रहा है बिस्तर में, तो थोड़ा सा एक सोशल एम्ब्रेसमेंट की सिचुएशन हो जाती है, माँ बाप को बुरा लगता है। कई बार क्या होता है कि 4-5 साल का बच्चा रात में नहीं करता, लेकिन 8 साल का बच्चा करता है, तो छोटे बच्चे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं उसको, तो उसके मानसिक जो डेवलपमेंट है उसमें बच्चे में फर्क पड़ता है। तो यकीन माने आप उसको जितना ज्यादा डांटेंगे ना उतना ही उसको प्रॉब्लम बढ़ने वाली है जी। तो अगर कर लेता है तो इसे एक सामान्य हरकत मानकर उसकी बेडशीट वगैरह कपड़े वगैरह चेंज करके बच्चे को सुला दें और कहें बेटा कोई बात नहीं, और एक कैलेंडर बनाएं। कैलेंडर में जैसे डेट होती है तो जिस दिन बच्चे ने किया उस दिन वेट लिख दें भाई गीला, और जिस दिन नहीं किया उसे लिख दें ड्राई। तो जिस दिन बच्चे ने नहीं किया, सपोज दैट वाज ड्राई नाइट, तो आप उससे कुछ ऐसा गिफ्ट दें जिससे बच्चे को अच्छा लगे। इसको बोलते हैं एनकरेजमेंट थेरेपी। तो उसको लगेगा मैंने आज वैसे बहुत अच्छा काम किया है जिसकी वजह से मैंने आज नहीं किया, तो उसको एक तरह से एक एंथुसियाज्म मिलता है कि आज भी मैं ऐसा ही करूंगा। तो ये जो तरीके हैं ये आपकी रिकवरी में 100% रिकवरी में हेल्प करेंगे। और मेडिकेशन की जहाँ तक बात है तो एक आजकल गोली भी आती है, 6-7 महीने का उसका कोर्स होता है, लेकिन ज़्यादातर देखने में आया है कि 6 मंथ्स का कोर्स पूरा करने के बावजूद भी 30 से 40% बच्चे वापस से करना शुरू कर देते हैं।
अच्छा। तो मेन तो ऐसा भी देखा गया है, आप यकीन मानिए कि उनके माता पिता में भी ऐसी हिस्ट्री बचपन में देखने में मिलती है जी। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए सोशल एम्बेरसमेंट का सिचुएशन है, इसको एक सामान्य घटना मान के अगर बच्चे की तरफ बढ़ेंगे तो बच्चे के डेवलपमेंट पे भी हेल्प होगा और डेफिनेटली उसका 13-14 साल की उम्र तक तो अपने आप ही करना बंद कर देता है। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे अभी बात कर रहे थे कि बच्चों में बिस्तर गीला करने की समस्या, तो ये जैसे हमारे दर्शक जिन्होंने भेजा था उनका कहना था कि 8 साल का बच्चा है, तो हम बच्चों में कब तक माने, किस उम्र के बाद से माने कि ये समस्या है? अदरवाइज छोटे बच्चे तो बिस्तर गीला करते ही करते हैं। अगर आप इसको समस्या के तौर पे देखेंगे, जैसे कब इसको मैं समस्या मानूं, तो जनरली देखा गया है 5-5.5 साल तक के बच्चे जो हैं वो अपने आप ही इस उम्र तक रात को बिस्तर में पेशाब करना बंद कर देते हैं। रही बात मेडिसिन की, तो हम लोग इंतजार करते हैं जनरली 8 साल तक। 8 साल तक के बच्चे तो हम जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई इस तरह की जो है अपन सोशल कॉजेज हैं, इस तरह से अपन कुछ कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर बच्चों में 6 मंथ्स 7 मंथ्स के अंदर अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है। लेकिन अगर भाई सोशल एम्बेरसमेंट की सिचुएशन है, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है, बच्चा भी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अपन टैबलेट भी शुरू करते हैं। एक गोली आती है, उसे रात को सोते समय अपन जब बच्चा सोने के लिए जाता है तब अपन उसे टैबलेट दे देते हैं। तो 5-5.5 साल तक इसको अपन सामान्य एक बच्चे का डेवलपमेंटल पैटर्न अपन उसको मान सकते हैं। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक है, इनका कहना है मेरी बेटी की उम्र 3 वर्ष है, काफ़ी दिनों से उससे अपच की समस्या रहती है, रोज़ टॉयलेट जाने के समय काफ़ी परेशान होती है, कोई उपाय बताइए। महिला दर्शक है। अच्छा सर, इन्होंने तो बच्ची की उम्र 3 साल ही बताई है, तो क्या इस इतने कम उम्र में इस तरह की समस्या होती है? सर इससे कम 3 साल, मैं तो कहता हूँ कई बार 1 साल की उम्र में भी ये समस्या देखने मिलती है। इससे छोटे बच्चे में भी ये समस्या देखने मिलती है जी। मतलब अगर अपन बच्चों की हिस्ट्री जैसे बात डिटेल में मांगे तो इनमें एक तो एक्सेस मिल्क इनटेक की हिस्ट्री मिलती है। मतलब माएँ क्या करती हैं, जैसे 6 महीने तक अपन कहते हैं भाई केवल माँ का दूध पिलाइए, 6 महीने के बाद ऊपर का खाना खिलाइए। अब ऊपर का सा मतलब वो केवल दूध से लेते हैं, जबकि इसमें दूध का, इसको ऊपर के खाने में दूध कहीं लिखा हुआ ही नहीं गया है। अपने यहाँ दूध का बड़ा ट्रेंड है ना। माएँ भी बड़ी खुश होती हैं, जैसे स्कूल जाते समय दूध, सोते समय दूध, खेलते समय दूध, बेटा ये कर ले, दूध पी ले। तो दूध के प्रति माओं का एक प्रति प्रेम भी है। तो एक्सेस मिल्क इनटेक इनमें बच्चों में अक्सर ऐसा देखने में आया है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है फाइबरस डाइट, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, सब्जियां अपने यहाँ थोड़ा सा कम ट्रेंड है। मतलब सारा फोकस जो है माँ का वो दूध की तरफ ही रहता है। और अगर दूध बच्चा नहीं पीता है तो उसको लगता है बच्चे ने कुछ खाया पिया ही नहीं है जी। तो सब्जियां खूब खिलाएं, पानी खूब पिलाएं, फल की उसकी डाइट में जरूर ऐड करें। जैसे अब 3 साल का बच्चा है वो सब कुछ खा सकता है, तो फ्रूट्स का उसमें ऐड करें डाइट में, वेजिटेबल्स, ग्रीन हरी पत्तेदार सब्जियां, इस तरह की चीजें उसको ज्यादा। बेसिकली तो फाइबर का कंटेंट जो है वो ही अपने स्टूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसे सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। तो पानी की अक्सर जो है मतलब बच्चे को कम पिलाते हैं, तो पानी उसको अपने को खूब पिलाना चाहिए। मैं माताओं से भी गुजारिश करूंगा कि दूध के प्रति जो अपना प्रेम है उसको थोड़ा सा कम करें। नहीं बिल्कुल जी। अच्छा सर, अभी एक समस्या मैंने देखी, एक जब जैसे आप एक मित्र डॉक्टर हैं उन्हीं के पास बैठा था, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो बच्ची है वो 4 साल की है और टॉयलेट सीट पे बहुत देर तक बैठ के मोबाइल देखती है, तो क्या ये जो कब्ज की जो समस्या है उससे भी हो सकती है क्या? अब देखो आपने यहाँ ये तो एक प्रॉब्लम ही होती जा रही है। वो तो 4 साल की 4 महीने के बच्चे को माँ जो है दूध पिला रही है मोबाइल दिखाकर, तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल भी अच्छी हैबिट नहीं मानी जा सकती। और अभी तो अपने गाइडलाइन भी आ गई हैं, जो स्क्रीनिंग टाइम है 2 साल से नीचे वाले बच्चों को तो बिल्कुल मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी इसका एक्सपोजर ही नहीं होना चाहिए। और 2 साल से ऊपर बच्चे को ये 24 घंटे में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इंक्लूड्स योर मोबाइल, योर टीवी, योर कंप्यूटर। और अपने आप देखिए कि जैसे बच्चा खेलता है, खाना खाता है, डाइनिंग टेबल पे बैठा है और गाड़ी में बैठा है, हमेशा अच्छा माता पिता भी बड़े खुश रहते हैं कि हमारे बच्चे को सब कुछ आता है, बिल्कुल बिजी रहते हैं। माता पिता भी काफ़ी बिजी हो गए हैं, उनके पास समय भी नहीं है। तो मोबाइल मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही गंदी हैबिट है। और बजाय इसके मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि बेस्ट गिफ्ट आप जो अपने बच्चे को दे सकते हो, पेरेंट्स जो बच्चे को दे सकते हैं, वो अपना समय है। महंगे महंगे खिलौने, महंगे महंगे थिएटर में मूवी दिखाना, उनको स्नैक्स, आजकल जंक फूड काफ़ी जो है प्रचलन में है, तो आप अपना समय दें, वो अपने मेरे ख्याल से सबसे उत्तम उपहार की कैटेगरी में जो अपने जो है चिकित्सा कम्युनिटी उसको रखती है। जी, बहुत अच्छा आपने समझाया। तो हम दर्शकों से कहेंगे कि अगर बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार हो, खासकर मोबाइल दिखा के खाना खिला रहे हैं या दूध पिला रहे हैं या फिर कई बार टॉयलेट्स करते समय देते हैं, तो इससे समस्या बढ़ेगी। हो सकता है आपके लिए थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाए और आप थोड़े फ्री हो सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे के लिए वो समस्या करेगा और ये इसकी समस्याएं इतनी गंभीर हुई हैं कि कम उम्र में ही डॉक्टर के पास आपको लेके जाना पड़ेगा। तो
कोशिश करें कि बच्चों को, खासकर जो 3 साल 4 साल हैं उससे नीचे के बच्चे हैं, उन्हें मोबाइल तो बिल्कुल ही ना दें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक इनका कहना है कि मेरे बेटे की उम्र 8 साल है, उससे बहुत कमजोरी महसूस होती है, जांच कराने पता चला कि उसमें खून की कमी भी है। इसके लिए उन्हें किस तरह का उसे आहार देना चाहिए, क्या वो व्यायाम कर सकता है, नहीं कर सकता है? ये दर्शक जयपुर के ही हैं। 8 साल के बच्चे में वो कह रहे हैं कि को खून की कमी है, तो वैसे तो 8 साल का बच्चा क्या है, इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है कि अगर उसे भूख लगती है, खाना खाता है तो अपने आप लेके भी खा सकता है जी। तो ये बड़ा अनयूजुअल है कि 8 साल के बच्चे में भी खून की कमी हो, तो डेफिनेटली उनको कोई और दूसरी प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके एक बार वो जरूर अपना चेकअप कराएं। जी। अगर वो जयपुर के आसपास से हैं तो हमारे जेके लोन अस्पताल में पूरी सुविधा उपलब्ध है। जी। दूसरा, अगर डाइट की ही मैं बात करूं तो वेजिटेबल्स पे ध्यान दें, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक है, दलिया है, खिचड़ी है, भिंडी है, मतलब बेसिकली हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स खूब खिलाएं। और क्या नाम है, गुड़। अब मैं यकीन मानिए कि अपने बुजुर्ग तो खाते ही गुड़ थे। आप देखिए उनका हीमोग्लोबिन कभी 14, 15, 13 कभी कम हुआ ही नहीं। और अपने यहाँ क्या है, आजकल गुड़ की जगह सिरप पे आ गए हैं। तो डाइटरी पैटर्न भी काफी हद तक चेंज हो गए हैं। माएँ क्या है, डाइट पे ध्यान कम और डॉक्टर साहब दवाई दे दो, तो दवाई पे उनका विश्वास ज्यादा हो गया है। मेरी गुजारिश है कि आप उन्हें सब्जियां, अपने यहाँ अमृत मानी गई हैं तो अमृत के समान उनको सब्जियां दें, फल फ्रूट खूब खिलाएं, हरी पत्तेदार सब्जियों पे ज़्यादा जोर, जो बेसिकली आप खाते हैं वही आपके बच्चे को खिलाएं। दूध की मात्रा, फिर वो मैं कहूँगा कि दूध की मात्रा जरूर कम से कम रखें, जितनी उसकी ज़रूरत हो उतना ही दें। दूध के प्रति अपने प्रेम को जरूर कम करें। जी। और ये अगर आप जितना ज़्यादा इस बच्चे में, आप प्लीज़ ये भी देखिए कि उसको कब्जी वगैरह की शिकायत तो नहीं रहती है, या दूसरी कोई और प्रॉब्लम तो बच्चे को नहीं है, जैसे तिल्ली बढ़ना है, खून की कमी है तो तिल्ली बढ़ना, कोई और दूसरी डिफरेंट टाइप्स के जो एनीमिया है, जो खून के प्रकार हैं कमी के, उनको अपने को एक बार जरूर ढूंढना चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 चीज़ें आपकी बातों से ही मुझे समझ में आया। एक तो आपने कहा कि दूध उतना ही दें जितना देना चाहिए, तो पहला तो ये है कि कैसे दूध कितना देना चाहिए, किस उम्र में कितना देना चाहिए। दूसरा सवाल ये बनता है कि जैसे हमने भी देखा है, मेरे घर में भी मेरी बच्ची है 3.5 साल की, तो सब्जी में हरी सब्जियां देते हैं तो खाती नहीं है, तो कैसे खिलाया जाए? 2 चीज़ें हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, पहले तो अपन ने कहा कि भाई शुरू के 6 महीने में माँ का दूध ही पिलाएं। जी। 6 मंथ्स के बाद 6 से 9 महीने के बीच में वैरायटी ऑफ फूड का गया है। अब मैं फिर यही कहूँगा कि उस वक्त ऊपर का दूध ना दे के, जी, ऊपर का दूध कितना दें, तो उतना ही दें कि जितना दूसरी चीज़ मिला करके देने की ज़रूरत है। जैसे मिल्क शुड बी यूज्ड एज ए ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, है ना, कि भाई मैंने 2 चम्मच 3 चम्मच दूध लिया, उसमें कोई दलिया, खिचड़ी या चूरमा वगैरह जो भी मैश करके मेरे को देना है वो मैं होता हूँ। तो ये दूध उसके लिए उस वक्त की उम्र के लिए काफ़ी है, अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो। और अपने क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे को भूख लगी माँ छाते के लगा लेती है। ग्रामीण हलकों में खासकर ये देखा गया है। तो उनकी ग्रोथ 6 महीने तक के बच्चे की तो माँ के दूध से ग्रोथ प्रॉपर हो जाती है, लेकिन 6 महीने के बाद उसे माँ के दूध के साथ साथ घरेलू पूरक आहार, है ना, जिसमें अपना जो है चावल से बनी हुई चीजें हैं, दलिया है, खिचड़ी है, और अन्य प्रसादम अपने यहाँ कहते थे पहले भी, तो उसकी ज्यादा जरूरत है, बजाय गाय, भैंस, बकरी, थैली, जो अपने कहते हैं डॉक्टर साहब नीली थैली की दूध पिला दे क्या, इस तरह के दूध की उसकी जरूरत कम रहती है। अब ये है कि कोई बच्चा सपोज करो माँ का दूध पीता ही नहीं है, तो 6 महीने के बाद उसको 300-400 ml के आसपास अपन दूध उसको दे सकते हैं। और रही बात बड़े बच्चों की, तो आधा ग्लास सुबह शाम अपन उसको दूध प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन बस मेरी गुजारिश फिर दोबारा यही है कि दूध के प्रति अपने प्रेम को माएँ कम करें। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ें हैं, सब्जी, हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, उसको दिया जाए। सर, हरी सब्जियां कैसे खिलाएं वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताते हैं। मतलब बेसिकली 1 साल के ऊपर का जो बच्चा है, अब जैसे उसके उसमें दांत भी आ जाते हैं, तो वो जो माँ खाती है उसका आधा खा सकता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक सब्जी नहीं है कि भाई दूध कि भाई बच्चे के लिए ये वाली सब्जी खिलाएं। आपने घर में जो बनता है, अपने पूर्वज जो बता के गए हैं, आप यकीन मानिए वो उत्तम है, तो आप जो खाते हैं वही उसको खिलाएं। अच्छा, उसके लिए खाना अलग से ना बनाएं। जैसे आप खाना बना रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, तो उसी वक्त उसकी थाली में खाना लेके बैठिए, तो बच्चे को ये लगेगा कि भाई मैं भी वही खा रहा हूँ जो मेरे माँ बाप खा रहे हैं। जैसे आप उसको एक विशेष फूड ही लगाता है, जैसे आजकल क्या बाजार के बने हुए पदार्थ भी अवेलेबल हैं, तो अब उसको ऐसा लगता है कि मेरे लिए कुछ अलग से बन रहा है और मेरे माता पिता कुछ अलग से आते हैं, तो उसको भी वही खिलाएं जो बेसिकली आप खा रहे हैं, तो वो चाव से खाएगा। आप देखिए 1 साल का बच्चा जैसे बैठ जाता है तो सारा का सारा मुंह में लेने की कोशिश करता है, कुछ भी हो, इवन कोई कीट पतंगा, मच्छर, मक्खी वगैरह, उसको भी अगर जमीन में पड़ी है तो उसको मुंह में ले जाना शुरू कर देता है। मतलब ये प्रकृति की तरफ से एक संकेत है कि नाउ योर बेबी इज रेडी फॉर सेल्फ फीडिंग।
तो आप उसको खाना उसकी प्लेट में रख दें और जैसा वो खाता है उसको उसी हिसाब से खाने दें। आप अपना समय बचाने की कोशिश में, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करा के मैं तो फ्री हो जाऊं, तो बच्चे को उसके डेवलपमेंट में हेल्प करें, उसका खेलते। अब पहले के माता पिता थे चिड़िया दिखाते खिलाते थे, तोता दिखाते थे, मोर दिखाते थे, तो इस तरह से आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो है बच्चे को प्लेफुल वातावरण उस वक्त होना चाहिए। एक्चुअली बहुत अच्छा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक है, इनका कहना है कि मेरे बेटी की उम्र 4 वर्ष है और स्कूल में जब जाता है तो बार बार उसको संक्रमण हो जाता है, जबकि वो घर पे रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये संजय कुमार हैं, ये बेसिकली जानना चाह रहे हैं, स्कूल इन्फेक्शन के बारे में बता रहे हैं अपने बच्चे के बारे में, तो जानना चाह रहे हैं कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। देखिए सर, जैसे अपन स्कूल में जाते हैं तो अब जैसे स्कूल में क्लास में 30, 35, 40 बच्चों की जो स्ट्रेंथ रहती है, अब उसमें देखा गया है कि किसी ना किसी बच्चे को तो कोई ना कोई इन्फेक्शन उस वक्त उस पर्टिकुलर सीजन में चल ही रहा होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्कूल में बच्चों के संक्रमण की जो है संभावना कुछ ज़्यादा रहती है, इसमें बात नहीं है। लेकिन अब जैसे कोशिश तो जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये ट्रेंड है कि भाई जैसे किसी खांसी जुकाम होता है तो वो लोग स्कूल से उसको नहीं आने देते हैं, एक सर्टिफिकेट भेज देते हैं। अपने यहाँ कुछ इस तरह का ट्रेंड अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिसके जैसे खांसी जुकाम हो रहा है तो वो आजकल मास्क हर जगह अवेलेबल है, तो मास्क काम में ले सकता है। खांसी जुकाम की दवाइयाँ अपने निजी चिकित्सक या जो है आसपास जो भी सरकारी चिकित्सक उपलब्ध है वहाँ पे वो दे, ताकि जितनी जल्दी ठीक होगा। और एक बार संक्रमण अगर बार बार होता है, कोई और कारण तो नहीं है, इसके लिए अपने को एक बार निजी जो भी आपके आसपास चिकित्सक उपलब्ध है उसको आप एक बार ज़रूर दिखाएं। जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले दर्शक हैं, उनका कहना है कि मेरे बच्चे की उम्र 10 साल है, उसे मौसम जब बदलता है तो सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है। अब वो चाह रहे हैं कि इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए और बच्चे की इम्यूनिटी कैसे बढ़े, इस पर भी सवाल है। इनका जो दर्शक हैं अनिता डोंगरे हैं इंदौर से। देखिए, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने का यकीन मानिए कोई भी इलाज नहीं है जी। मतलब अपने बाज़ार में अपन जो भी विटामिन्स वगैरह जो भी अवेलेबल है वो भी तभी आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे अगर उस विटामिन की आप में डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी। लेकिन इन चीज़ों के चक्करों में बिल्कुल ना पड़े कि इस चीज़ से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और ना कोई इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा है ना घटाने की दवा है। अपने बच्चे को वेजिटेबल्स, मैं दोबारा कहूँगा सेम बात पे, फल फ्रूट खूब खिलाएं, वेजिटेबल्स खूब दें, और उसका न्यूट्रिशन बेसिकली तो क्या है कि उसको पोल्यूशन से दूर रखें। और जिस बच्चे को अगर कोई खास प्रॉब्लम है तो अपने जो भी आसपास सरकारी चिकित्सालय उपलब्ध है वहाँ पे उसको ज़रूर दिखाएं। और बेसिकली तो जो डाइट आप दे रहे हैं, डाइट पे फोकस रखें। अक्सर माएँ क्या है, बड़ी चिंतित रहती हैं, लिखवाने भी आती हैं कि साहब ताकत की दवा लिख दो, ताकत की दवा लिख दो। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये ताकत की दवा भी ताकत का काम नहीं करती। ताकत की दवा से कभी ताकत नहीं आती है। आप में हम में कभी भी ताकत की दवा से ताकत नहीं आई। अपन रोटी खाते थे, सब्जियां खाते थे, फल फ्रूट खाते थे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे, इसीलिए ताकत आई। रही बात एक्सरसाइज की, तो बच्चे की उम्र के हिसाब से जो भी एक्सरसाइज अपने रिकमेंडेशन है, जैसे मान लो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, स्कूल में जाता है, तो अपने को जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्कूल में पार्टिसिपेट कर सकता है उसको जरूर कराएं। एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स में तो उसका इंटरेस्ट अपना जरूर डेवलप कराना चाहिए। क्योंकि क्या है कि ये बच्चे की जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है और उसके मानसिक डेवलपमेंट को भी बच्चे को बहुत हेल्प करता है। तो आपने क्या है, आजकल आपने देखा होगा कि बैट बॉल तो अब अपने गांव में देखते थे, उस वक्त ही बैट बॉल लेके अपने बाहर घूमते से नजर आते थे। अब आजकल तो सब अपने एक एक बैग और एक एक, जैसे ऐसा लगता है सब कोचिंग की तरफ ही भाग रहे हैं, है ना। 6th क्लास से जो है उनके कोर्स चालू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से खेलने कूदने का तो अपनी महत्वाकांक्षाएं, जो माता पिता की महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्होंने तो उसको खत्म सा ही कर दिया है। बच्चों का मैं तो अक्सर अपने मरीजों से कहता हूँ कि बच्चों के बचपन को खत्म मत करो आप। ये जो है ना, इसने जो बढ़ना होगा अपने आप पढ़ लेगा। अभी इसकी 6th क्लास में आप बताइए उसको, आप सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक वो पहले स्कूल जाता है, फिर कोचिंग जाता है। वहाँ पे जो है जितने भी कलर्स के बैग आजकल बच्चे छत अपनी बैग पे लगा के घूमते रहते हैं। आप मेरे ख्याल से आजकल देखेंगे ही नहीं कि बच्चे जो है रोड पे क्रिकेट बैट लेके घूम रहे हैं या बैट बॉल लेके घूम रहे हैं। मतलब वो जमाना ही गया, ऐसा लगता है। सब वो एक तरह से सब एक IIT नीट एग्जाम, इसकी चिंता में ऐसे बच्चों का बचपन जरूर खराब हो रहा है, मैं ये बात जरूर कहूँगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक हैं, कहना है कि 15 साल इनकी उम्र है और वजन 35 किलो है। अब वो बहुत दुबले हैं, खाना भी कहते हैं बहुत खाते हैं, लेकिन कह रहे हैं खाना लग नहीं रहा है। इसको लेके मैं तनाव में हूँ, दुबलेपन है। ये बाड़मेर से है तारा राम। हो सकता है ये जो तनाव में आप हो यही आपके दुबलेपन का कारण हो। तो पहली बात तो आप इसकी वजह से तनाव में बिल्कुल ना आए। अगर आप स्वस्थ हैं, देखिए वजन बढ़ना, लंबाई कितनी है, वजन कितनी है, काफ़ी हद तक न्यूट्रिशन का फ़र्क तो पड़ता ही है। उसके माता पिता के जो हेरिडिटरी जो जीन जो उसमें ट्रांसफ़र हुए हैं उस पर भी बच्चे की हाइट पे काफ़ी असर पड़ता है। तो अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, खाते पीते हैं और फिर भी आप जो है
वजन नहीं बढ़ने की चिंता से ग्रस्त हैं तो चिंता हटाइए। और अगर आपका वजन किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं बढ़ रहा है तो आप एक जो नज़दीकी चिकित्सालय है वहाँ पे जाके अपना एक रूटीन चेकअप जरूर कराएं। अगर आप जयपुर से हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं, SMS मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में। और मेरे ख्याल से एक बार चेकअप का 15 साल पे जनरली जो वजन देखने में आया है वो 43 से 46 किलो के बीच में देखा गया है, नॉर्मल वेट जी। और अपने बच्चे का वजन चूंकि 35 किलो है तो वजन काफ़ी कम है। तो एक बार मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने चिकित्सालय में जाके एक बार इसको चेकअप जरूर कराएँ जी। अच्छा सर, मान लीजिए अगर जिन कहते हैं जिनका वजन नहीं बढ़ता है खासकर बच्चे, तो उन्हें किस तरह की डाइट सलाह देते हैं आप? खासकर क्योंकि हम लोग के पास ऐसे सवाल बहुत आते हैं जैसे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, वजन नहीं बढ़ रहा, तो उनको किस तरह का फूड लेना चाहिए? देखिए, फूड तो जो अपन रूटीन में जो खाते हैं वही पर्याप्त है। सुबह ब्रेकफास्ट हुआ, दोपहर का खाना, रात का खाना, और दलिया, खिचड़ी, थोड़ा घी जरूर ऐड कर सकते हैं। चपाती की जगह आप पराठा यूज़ कर सकते हैं। पराठे में जैसे आपने आलू का पराठा बनाया तो उसमें फैट भी जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी जाएगा। और एग वगैरह, प्रोटीन के लिए अपन एग ले सकते हैं। और दूध की मात्रा भी थोड़ी सी ले सकते हैं। दालें खूब खिलाएं, दाल में प्रोटीन है। जैसे अब कुछ लोग अंडा नहीं खाते या कोई मांस मच्छी नहीं खाते तो उनके लिए अपन दालें भी एक अच्छा सोर्स है। सोयाबीन की सब्जी प्रोटीन में बड़ा अच्छा हेल्प करती है। तो बेसिकली तो वही हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल फ्रूट, एक मीठा भी वो सुबह शाम ले सकते हैं। और रही बात, कुछ लोग डिमांड करते हैं कि भूख की दवाई दे दो, भूख की दवाई दे दो। तो मेरे ख्याल से इसका कोई भी विशेष रोल अभी देखने में नहीं आया। ये मैं तो आपको कहूँगा कि एक्चुअली इसका साइड इफेक्ट है जिसको अपन यूज के तरह काम में ले रहे हैं, है ना। तो इन दवाओं का असर जब तक रहेगा तब तक हो सकता है बच्चे की भूख भी बढ़ जाए, लेकिन जैसे ही अपन ये दवा बंद करते हैं तो इसका वापस से जो नॉर्मल पैटर्न है बच्चे के वेट का वो वापस आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अपनी डाइट पे ध्यान दें। आपके माता पिता जो आपको खिलाते हैं वही खाएं, और बाहर का जो है कम से कम, जैसे आजकल पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, इसका ट्रेंड काफ़ी हो गया है। और स्कूलों में भी आजकल आपने देखा होगा कि पार्टियों में भी पिज्जा बर्गर ही मंगाया जा रहा है जी। जिस चीज के लिए अपन मना करते हैं अल्टीमेटली पार्टी भी उसी की कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोल्ड ड्रिंक भी आता है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी आता है। तो इसके बजाय मैं तो कहूँगा कि एप्पल से अपन शुरुआत कर सकते हैं। और बच्चे के हैबिट्स क्या है सर, मतलब शुरू से ही डेवलप होंगी। अब ये नहीं कि आप मेरी हैबिट्स, अब जैसे 10 साल का बच्चा है उसकी हैबिट्स आप एकदम से अभी चेंज कर दो। ये तो ग्रेजुअल प्रोसेस है जो अपने घर से शुरू होकर, स्कूल से होकर फिर यूथ की तरफ जाता है जी। तो डाइट में जो है रूटीन डाइट अपन लें, और ड्राई फ्रूट्स भी अपन काम में ले सकते हैं, कुछ लोग शौकीन अगर हैं। और दही जरूर काम में लें, दही में चीनी मिला के भी आप काम में ले सकते हैं। दही को अपने यहाँ भी अमृत की तरह माना गया है। और बाकी तो दलिया, खिचड़ी, रोटी, सब्जी, चावल, उसमें थोड़ा घी मिलाएं, मीठा जरूर खिलाएं। बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो दर्शकों ने सवाल भेजे थे उनके जवाब हमारे डॉक्टर विष्णु पंसारी जी ने बहुत अच्छे से दिए हैं, और उन्होंने वो टिप्स बताए हैं जो कि घरेलू व्यवहारिक रूप से अपनाया जा सकता है। हमारे स्टूडियो आए डॉक्टर विष्णु पंसारी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आपने हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी दूसरी बीमारी पे, किसी दूसरे डॉक्टर के साथ चर्चा जारी रखेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।